नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, यानी सेकंड ग्रेड भर्ती और स्कूल व्याख्याता भर्ती में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित लगभग 40 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैंने आज की कक्षा में, यानी अपना जो हिंदी साहित्य की क्लास होने वाली है, इसमें हिंदी साहित्य के यानी महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके जो रचनाकार है तथा हिंदी साहित्य का नाम किस, यानी जो काल विभाजन है, उनसे संबंधित प्रश्न भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो मित्रों, चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम लेखक है वह कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गारसादे तासी। यानी हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम इतिहास लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है गारसादे तासी। और आप याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था, तो वो फ्रेंच भाषा में गारसादे तासी द्वारा लिखा गया था। अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? मित्रों, याद रखिएगा कि काशी नागरी प्रचारिणी जो सभा है, इसके द्वारा हिंदी साहित्य का जो लिखा गया इतिहास है, ये सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ है और उसका नाम है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। लेकिन हमारे यहाँ पर इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये कितने खंडों में है, तो इसका सही उत्तर होगा 18 खंडों में। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? यानी हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बात करें अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिस्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है? यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया, उस परंपरा में मिस्र बंधुओं के द्वारा जो हिंदी साहित्य इतिहास पर ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र बंधु विनोद। अब बात करें अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त और कृतित्व का परिचय मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा 84 वैष्णव की वार्ता। मित्रों, याद रखिएगा कि 84 वैष्णव की जो वार्ता है, इसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जो जितने भी कवि हैं उनका जीवन वृत्त और उनकी रचनाओं का वर्णन दिया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी ग्रंथ जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो शुक्ल के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में यानी स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व ये किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका। मित्रों, याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, ये एक स्वतंत्र पुस्तक से पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा जाता था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी यानी सरोज स्मृति नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? सरोज स्मृति ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और मित्रों, याद रखिएगा हिंदी साहित्य का शोक गीत के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? यानी हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सरोज स्मृति। और आपको बता दें कि जो सरोज है वो निराला की एकमात्र सहारा उनकी पुत्री, और विवाह के बाद में उस पुत्री की मृत्यु के बाद में निराला ने अपनी पुत्री
के शोक में एक कविता लिखी और वह कविता सरोज स्मृति के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब बात करें अगले प्रश्न की, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा या हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। और मित्रों, महादेवी वर्मा के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था और इनके द्वारा नीरजा, यामा यानी कई प्रकार की रचनाएं लिखी गई और इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है उनमें सबसे ज्यादा पशु व पक्षी प्रेम ही दिखाई देता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 भागों में। मित्रों, याद रखिएगा कि आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। पहला रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीति सिद्ध काव्य और दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा है रीति मुक्त काव्य, यानी रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कवि बिहारी। और मित्रों, याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य में कवि बिहारी मात्र एक ही रचना, जिनकी रचना का नाम है सतसई, यानी केवल एक ही रचना से इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण परचम लहराया है। बात करें अगले प्रश्न की, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। और मित्रों, याद रखिएगा कि प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, साकेत के रचनाकार का नाम क्या है? साकेत के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। और मित्रों, साकेत का जो 9वां सर्ग है यह लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह वेदना पर आधारित है। अगला प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस कवि ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? यानी कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, यानी ये माने कि हिंदी साहित्य का आधुनिक युग या छायावाद का महाकाव्य कहा जाने वाला जो कामायनी है, ये किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा शैव दर्शन की। यानी जो कामायनी रचना है ये शैव दर्शन पर आधारित है और जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित यह सर्व प्रमुख रचना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी काल को। और मित्रों, याद रखिएगा कि द्विवेदी काल 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 या 20 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 17 निबंध। अगला प्रश्न, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम क्या है? पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो इसका सही उत्तर होगा कितनी नावों में
कितनी बार है। मित्रों याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को 1978 में कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और अज्ञेय जी को आंगन के पार द्वार 1900 रचना के लिए 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब बात करें अगले प्रश्न की, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी। मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी, तो इसका सही उत्तर होगा माधुर्य भाव की। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा लोकायतन। अब बात करें अगले प्रश्न की, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है। यानी सगुण भक्ति धारा के प्रसिद्ध, यानी सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि सूरदास ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है, तो इसका सही उत्तर होगा 11 रूपों का। और मित्रों याद रखिएगा कि सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य थे और इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है। कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन की। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, युगधारा रचना के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन। और मित्रों याद रखिएगा कि नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में दरभंगा जिला बिहार में हुआ और इनका मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है और इन्हें दक्कन आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। अब बात करें अगले प्रश्न की, डाक बंगला किसका उपन्यास है। डाक बंगला किसका उपन्यास है, तो इसका सही उत्तर होगा कमलेश्वर का। अगला प्रश्न, केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई। केशवदास द्वारा, मित्रों याद रखिएगा कि रीतिकाल में केशवदास द्वारा, यानी वैसे भक्ति काल के कवि है लेकिन रीतिकाल की रचना, इनकी रचनाएं रीतिकाल की मानी जाती है, तो इनके द्वारा रसिक प्रिया और एक कवि प्रिया जो 2 रचनाएं प्रमुख है। तो इसमें रसिक प्रिया की जो रचना काल है वह कब की है, तो इसका सही उत्तर होगा 1591 ईस्वी। अब बात करें अगले प्रश्न की, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है। हिंदी साहित्य की इतिहास परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, गारसाद तासी ने इस्तवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की। और मित्रों ये चर्चा तो हमने पहले प्रश्न में भी कर ली है, नहीं पहला जो शुरू का जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न में भी हमने इसकी चर्चा की है कि गारसाद तासी द्वारा लिखित इस्तवार द ला लिटरेचर ये हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से अभिहित किया है। यानी किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से अभिहित किया है, तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, सरहपाद को या सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है। यानी सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है, तो इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। और मित्रों याद रखिएगा कि राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदारनाथ पांडे था और इन्हें
महापंडित की उपाधि प्राप्त थी, क्योंकि इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान होने के कारण इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसका क्या नाम रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा वीर गाथा काल। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य के अंतर्गत कौन से काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भक्ति काल को। मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो 4 भागों में किया गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो भक्ति काल है इसको स्वर्ण काल कहा जाता है, और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने वाले व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन थे। अगला प्रश्न, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा लौकिक साहित्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइप्पा, सबरप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा सिद्ध साहित्य। और मित्रों याद रखिएगा कि आदिकाल जो है इसमें इनको भी उपभागों में यानी उपभागों में बांटा गया, जिसमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। तो जो सिद्ध साहित्य है और सिद्ध साहित्य के जितने भी प्रमुख कवि हैं उनके अंत में, उनके नाम के अंत में पा जुड़ा रहता है, जैसे सरहप्पा, लुइप्पा, सबरप्पा, कणप्पा। तो सरहप्पा, लुइप्पा, कणप्पा ये सिद्ध साहित्य से संबंधित प्रमुख कवि हैं। अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो की रचना पृथ्वीराज तृतीय के राज दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा की गई थी, लेकिन इसको पूरा करने का कार्य चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने किया था। अगला प्रश्न, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृत पेंगलम से। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? यानी रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बीसलदेव रासो। मित्रों याद रखिएगा कि अजमेर के चौहान बीसलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ और उनके दरबारी कवि नाहल सिंह द्वारा रचित जो काव्य है, बीसलदेव के जीवन वृत्त पर लिखा गया जो काव्य है बीसलदेव रासो, जो एक वीर काव्य और गेय काव्य माना जाता है। वैसे मूल रूप से यह श्रृंगारिक काव्य है। अगला प्रश्न, दामोदर शर्मा द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा व्याकरण ग्रंथ। मित्रों याद रखिएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ एक व्याकरण ग्रंथ है जो दामोदर शर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राउल वेल। मित्रों याद रखिएगा, यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल में एक रचना प्राप्त हुई है जो शिलाओं पर अंकित है और उस रचना का नाम है राउल वेल, और यह रोड़ा कवि द्वारा रचित रचना है
और यह गद्य और पद्य में मिश्रित है। और गद्य में और पद्य में मिश्रित जो रचना होती है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पहेलियां और मुकरियों के लिए। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है? अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण यानी व्याकरण के ज्ञाता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हेमचंद्र। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। और मित्रों याद रखिएगा कि हेमचंद्र की जो रचना है यानी उनके द्वारा जो व्याकरण ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है शब्दानुशासन। अब बात करें अगले प्रश्न की। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं यानी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सरहपा को। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रावकाचार। मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी की जो प्रथम रचना है यानी देवसेन कृत जो श्रावकाचार है वह हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? यानी हिंदी साहित्य की बात करें तो इसमें प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। यानी एक काव्य की दृष्टि से देखा जाए, एक महाकाव्य की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो को माना जाता है और पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न, भक्ति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कि भक्ति के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रामानुज आचार्य यानी रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? यानी हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अशायत कवि। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हंसावली। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्मावती, पद्मावत। और मित्रों याद रखिएगा कि पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने सन 1540 के लगभग की थी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्मावत। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि कवयित्री कौन मानी जाती है? हिंदी की आदि कवयित्री कौन मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा मीराबाई। मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी की जो आदि कवयित्री है वो मीराबाई को माना जाता है। और जिस प्रकार हिंदी में मीराबाई हुई उसी प्रकार सूफियों में भी एक कवयित्री हुई है जिसका नाम है आदि भक्त कवयित्री यानी जिसका नाम है राबिया। और मित्रों आपको बता दें कि मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की थी और ये कृष्ण को अपना आराध्य पति मान करके उनकी भक्ति करती थी और चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की ये पत्नी थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की।
महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अब बात करें अगले प्रश्न की। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरसागर। और मित्रों याद रखिएगा कि भक्ति काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, एक सगुण भक्ति, दूसरी निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रसिद्ध जो कवि है वह सूरदास हैं। और सूरदास की प्रमुख रचनाएं तीन मानी गई है, सूरसागर, सूर साहित्य और साहित्य लहरी। यानी एक तो सूर सागर, एक सूर सारावली और दूसरी है साहित्य लहरी। तो इनमें से सूरदास की जो रचना है सूर सागर, ये एक प्रसिद्ध काव्य माना जाता है और इसमें ही भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा रामचरितमानस। मित्रों याद रखिएगा कि राम भक्ति यानी सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया, एक तो राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि सूरदास थे। तो तुलसीदास, अब मित्रों आप याद रखिएगा कि तुलसीदास के बचपन के नाम की बात करें तो उनका बचपन का नाम राम बोला था और उनके पिता का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम हुलसी था। मित्रों याद रखिएगा तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरि बाबा। और अगर तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी जाती है, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक। इस प्रकार से देखें तो इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ रचना रामचरितमानस को माना जाता है। और रामचरितमानस में 7 कांडों यानी रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। बात करें अगले प्रश्न की। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। मित्रों याद रखिएगा कि भक्ति काल को सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगला प्रश्न, सतसई परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? सतसई परंपरा का आरंभ माना जाता है तो इसका सही उत्तर होगा तुलसी सतसई से। और वैसे सतसई परंपरा का अगर आदि ग्रंथ की बात करें कि जो, तो इसका सही उत्तर होगा गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा एकांतवासी योगी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। और मित्रों याद रखिएगा कि प्रिय प्रवास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने की थी। इनको हरिओद के नाम से भी जाना जाता है और पूरा नाम की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। अगला प्रश्न, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा लोचन प्रसाद पांडे ने। अगला प्रश्न, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? छायावाद की
प्रथम कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा झरना। और मित्रों याद रखिएगा कि जो झरना है इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक और छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद के 4 कवि प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, शुक्ल के अनुसार यानी आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम और प्रतिनिधि कवि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रतिनिधि और प्रथम कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। और मित्रों याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? यानी मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मित्रों याद रखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का रुद्र यानी महेश कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा जूही की कली। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा उर्वशी। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा झरना। और मित्रों याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद पहले ब्रज भाषा में लिखा करते थे और ब्रज भाषा में ये कलाधर नाम से रचनाएं लिखा करते थे। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरजे का घंटा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा निहार। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? यानी प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। और मित्रों याद रखिएगा कि 1936 से लेकर के 1943 तक का जो युग है वह प्रगतिवाद रहा और 1943 के बाद में प्रयोगवाद की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदुमती को। और मित्रों याद रखिएगा हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती के जो रचयिता है वो किशोरी लाल गोस्वामी है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बंग महिला। और मित्रों याद रखिएगा कि जो बंग महिला है और जिनका नाम राजेंद्र बाला घोष है और इनके द्वारा जो कहानी लिखी गई यानी इनके द्वारा रचित पहली जो कहानी है वो है दुलाई वाली। बात करें आज के अगले प्रश्न की, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा नहुष। और मित्रों याद रखिएगा कि नहुष की रचना गोपाल चंद्र द्वारा की गई थी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। अगला प्रश्न, पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा अर्धकथानक। और मित्रों याद रखिएगा कि अर्धकथानक के लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं।
अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा जानकी मंगल। और मित्रों याद रखिएगा कि जानकी मंगल की रचना शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने की थी। और हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक का मतलब ऐसा नाटक जिसका मंचन किया गया। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम एकांकी का नाम क्या है? हिंदी की प्रथम एकांकी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एक घूंट। अगला प्रश्न, हिंदी में यानी गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? यानी गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वरचित आत्मचरित। और मित्रों पद्य की बात करें तो अर्धकथानक। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? हिंदी में रचित प्रथम जीवनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भक्तमाल। और मित्रों याद रखिएगा कि भक्तमाल की रचना नाभादास ने की थी। और नाभादास का मूल नाम नारायण सिंह था। बात करें नारायण दास था। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रथम संस्मरण कौन सा है? हिंदी में रचित प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हरि ओद जी का संस्मरण, जो बाल मुकुंद गुप्त के जीवनी पर या उनके जीवन पर लिखा गया है। बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी में रचित प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? हिंदी में रचित प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्य पराग। अगला प्रश्न, हिंदी में रचित प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? हिंदी में रचित प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मीपुरा। और मित्रों याद रखिएगा कि लक्ष्मीपुरा की जो रचना है वह बनारसी दास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है? हिंदी में लिखित प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लंदन यात्रा। और मित्रों याद रखिएगा कि लंदन यात्रा की रचना महादेवी वर्मा ने की थी। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा साधना। और मित्रों जो हिंदी की प्रथम गद्य काव्य की प्रथम रचना है एक साधना, उसके रचयिता राय कृष्णदास हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन हैं? हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। और मित्रों अमीर खुसरो को तोता ए हिंद या हिंद की तूती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। और मित्रों याद रखिएगा कि चंद छंद वर्णन की जो महिमा है ये गंग कवि के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा अछूत की शिकायत। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह है। यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रथम उपन्यास का नाम प्रेमा है, अर्थात इसका दूसरा नाम दो सखियों का विवाह भी है। बात करें अगले प्रश्न की,
हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? यानी हिंदी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी को। और मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वह माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम्मत तरंगिणी के लिए मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कायाकल्प। और मित्रों कायाकल्प के से पहले ये उर्दू भाषा में उपन्यास लिखा करते थे, बाद में उनका हिंदी रूपांतरण किया गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। और मित्रों याद रखिएगा कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना चिदंबरा के लिए मिला है। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना यामा के लिए 1982 में मिला था। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ व कब आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा नागपुर में और 1975 में। यानी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, प्रथम हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? यानी हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा उदंत मार्तंड। बात करें अगले प्रश्न की। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा समाचार सुधा वर्षण। अगला प्रश्न, प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है? यानी इंटरनेट पर उपलब्ध प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा वेब दुनिया। बात करें अगले प्रश्न की। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करें अगले प्रश्न की। हिंदी में प्रथम लघु पत्रिका कौन सी थी? हिंदी में प्रकाशित प्रथम लघु पत्रिका कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा नए पत्ते। बात करें अगले प्रश्न की। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है? हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत तेंदु ग्रंथावली। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे? हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है? यानी हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी भाषा का इतिहास। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा परख। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रलेखा। अगला प्रश्न,
इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा घृणामयी। और मित्रों याद रखिएगा कि इलाचंद जोशी के द्वारा 1929 में रचित जो घृणामयी उपन्यास है, इसको बाद में लज्जा नाम से दोबारा निकाला गया था। बाद में इसका नाम परिवर्तन किया गया और घृणामयी की जगह इसका नाम रखा गया लज्जा। बात करें अगले प्रश्न की। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मेला आंचल। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा पंच परमेश्वर। बात करें अगले प्रश्न की। अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? अज्ञेय का यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा विपथगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा राजश्री। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? यानी किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु युग। और मित्रों आपको बता दें कि आधुनिक काल को भी जैसे प्रेमचंद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, नई कविता, प्रयोगवाद आदि में विभाजन किया गया है। तो जो भारतेंदु युग है इसे आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। मित्रों याद रखिएगा कि जितने भी काल है उनके काल उस समय के जो प्रसिद्ध कथाकार, कहानीकार या भाषा को संशोधित या परिष्कृत रूप में उत्कर्ष पर पहुंचाने वाले जो विद्वान थे उन्हीं के नाम पर काल विभाजन किया गया। जैसे भारतेंदु युग की बात करें तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर उस काल का नामकरण किया गया। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद युग कहा गया। ऐसे ही द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। और आप याद रखिएगा कि द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो 1900 से लेकर के 1800 ईस्वी तक है। और मित्रों आपको बता दें कि हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती का सर्वाधिक समय तक संपादन भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से शुरू किया था। बात करें आज के, और ये पत्रिका 1900 से निकलना शुरू हुई थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से इसका संपादन कार्य संभाला। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग्यवती। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? यानी 1950 से पहले जितनी भी कविताएं लिखी गई वे कविताएं किस रूप में जानी जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रयोगवाद। और मित्रों प्रयोगवाद की अगर समय सीमा की बात करें तो 1943 से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। और इससे पहले का जो युग है 1936 से लेकर के 1943 तक उस युग को प्रगतिवाद कहा जाता है। और अगर बात करें कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की।
ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। मित्रों याद रखिएगा कि सगुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया है, एक कृष्ण भक्ति धारा और दूसरी राम भक्ति धारा। और कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास ने अपनी रचनाओं में, यानी इनकी 3 रचनाएं प्रमुख मानी जाती है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि सूरदास को ही माना जाता है। अगला प्रश्न, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? यानी आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा भक्ति साहित्य का। मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, यानी हिंदी साहित्य को या हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला युग आदिकाल, इसके बाद में भक्ति काल, तीसरा काल है रीतिकाल जिसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है, और चौथा जो काल है उसे आधुनिक काल या गद्य काल के नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल के बाद जो जिस काल का उदय हुआ या जिस साहित्य का उदय हुआ उसे भक्ति साहित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा संत कबीरदास। मित्रों याद रखिएगा कि निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और निर्गुण भक्ति धारा की जो ज्ञानाश्रयी शाखा है इसके श्रेष्ठ कवि कबीरदास को माना जाता है। और संत काव्य यानी जो निर्गुण भक्ति है या निर्गुण भक्ति धारा को संत काव्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। अब बात करें अगले प्रश्न की, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? कि हिंदी साहित्य का वह कौन सा काल है जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भक्ति काल। और मित्रों याद रखिएगा कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, हिंदी का आदि कवि किसे कहा माना जाता है? यानी हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू को। यानी मित्रों याद रखिएगा हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को। और अपभ्रंश का वाल्मीकि, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है तो भी इसका उत्तर होगा स्वयंभू। अगला प्रश्न, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1900 से लेकर के अब तक। मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, क्योंकि इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वह सबसे महत्वपूर्ण काल विभाजन माना जाता है, तो उन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत माना है। और भक्ति काल की अगर समय सीमा की बात करें तो भक्ति काल की समय सीमा उन्होंने 1300 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना। और श्रृंगाल या रीतिकाल की बात करें तो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक माना। और आधुनिक काल की बात करें तो 1900 विक्रम संवत से अब तक आधुनिक काल की समय सीमा मानी जाती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा कामायनी। और मित्रों याद रखिएगा कि कामायनी में शैव दर्शन, यानी ये जो कामायनी रचना है ये शैव दर्शन पर आधारित है। और अगर इसके सर्गों की बात करें कामायनी में कितने सर्ग हैं तो कामायनी में 15 सर्ग है। और जयशंकर प्रसाद की यह सर्वश्रेष्ठ रचना 1935 में प्रकाशित हुई और ये 1928 से इसकी रचना शुरू होती है और इसकी रचना में 7 वर्ष का समय लगा। और मित्रों याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि, यानी छायावाद के जो 4 स्तंभ है उनमें
प्रथम स्थान पर जयशंकर प्रसाद को रखा जाता है और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिहारी ने क्या लिखे हैं, यानी बिहारी ने जो अपने रचना है वो किस छंद में लिखी है, तो इसका सही उत्तर होगा दोहे छंद में। अगला प्रश्न, कबीर किसके शिष्य थे, यानी निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि कबीरदास किसके शिष्य थे, तो इसका सही उत्तर होगा रामानंद के। मित्रों याद रखिएगा कि कबीरदास ने अपने रचनाओं में, यानी उन्होंने एक पंक्ति कही है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेतायो। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि मेरा जन्म काशी में हुआ और रामानंद मेरे गुरु थे। राम नाम शब्द जो देने वाले थे वो रामानंद ही थे। अगला प्रश्न, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा अवधी भाषा में। मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का जो निर्गुण काव्य धारा है इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा, एक प्रेमाश्रयी शाखा। और प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी की अगर श्रेष्ठ रचना की बात करें तो श्रेष्ठ रचना पद्मावत है और पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की गई है। अगला प्रश्न, चंपू काव्य किसे कहा जाता है, चंपू काव्य किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे, यानी कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे, तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। और मित्रों याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद की कलाधर नाम से जो रचना लिखी गई है उसका नाम है चित्राधार। तो चित्राधार जो कविता संग्रह है वह उन्होंने कलाधर नाम से। और एक बात और याद रखिएगा कि ये कलाधर उपनाम से जो जयशंकर प्रसाद जब रचना लिखते थे तो वो रचना ब्रज भाषा में लिखा करते थे, ये भी अब बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रस निधि किस कवि का उपनाम है, यानी रस निधि किस कवि का उपनाम है, तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी सिंह। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, यानी मुंशी प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा मंगलसूत्र। और मित्रों याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद ने भी 3 उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली और इरावती। तो इनका जो इरावती उपन्यास है वह भी अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन थे, यानी हिंदी का सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा नाटक लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। और मित्रों याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वह ऐतिहासिक नाटक हैं, इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने जयशंकर प्रसाद के विषय में कहा कि जयशंकर प्रसाद गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तुलसीकृत रामचरितमानस में। और मित्रों इस प्रश्न की चर्चा हमने पिछली कक्षा में भी की है कि रामचरित कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा अवधी भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न, एकांकी के जन्मदाता कौन है, एकांकी के जन्मदाता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मित्रों यानी हिंदी में एकांकी के जनक या जन्मदाता डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है, तो इसका सही उत्तर होगा माधुर्य भाव से। अगला प्रश्न, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। मित्रों इस वाले प्रश्न की चर्चा भी हम पहले वाली क्लास में कर चुके हैं कि रामचरितमानस में किस रस
कौन सा रस प्रधान रूप से माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा शांत रस। अगला प्रश्न, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? यानी सबसे पहले हिंदी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। और मित्रों, पृथ्वीराज रासो के अगर समयों यानी उन पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग है उन्हें समय भी कहा गया है, तो इसमें 69 समय है। और इसकी रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई, लेकिन चंद्रबरदाई ने इसको पूरा नहीं किया था और इसको पूरा करने का कार्य चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने किया था। बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदुमती। अगला प्रश्न, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा क्षेत्र विशेष से, या ग्रामीण क्षेत्र से, या देहाती क्षेत्र से। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? यानी पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आदिकाल की। और मित्रों, याद रखिएगा कि जितने भी रासो काव्य है या जितनी भी रासो रचनाएं हैं वह आदिकाल के नाम से जानी जाती है। अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कि कवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। और अगला प्रश्न, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 15 भागों में। अगला प्रश्न, कवि नरेंद्र शर्मा, अगला प्रश्न यानी कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा रक्त चंदन की रचना। यानी उन्होंने रक्त चंदन नाम की एक रचना लिखी जो महात्मा गांधी के निधन से संबंधित है। बात करें अगले प्रश्न की, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? नाट्य शास्त्रकारों द्वारा जो अमान्य रस है, यानी मित्रों मुख्य रूप से यानी प्राचीन समय में रसों की संख्या 9 मानी गई है और मूल रूप से रसों की संख्या 9 ही है, लेकिन आधुनिक काल में 2 रस और स्वीकार करके अब रसों की संख्या 11 है। लेकिन जो नाट्य शास्त्रकार है उन्होंने जो 9 रस थे उनमें से किस रस को अमान्य माना है, यानी उसको अस्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा विभत्स रस। अगला प्रश्न, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? काव्य शास्त्र का सबसे पुराना नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अलंकार शास्त्र। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय के संपादक कौन थे? रीति संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य वामन। अगला प्रश्न, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा केशवदास। अगला प्रश्न, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? यानी साहित्य शब्द का निर्माण किस शब्द से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य शब्द से। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ
किस युग से माना जाता है? हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत तेंदु युग से। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा और साहित्य। मित्रों, हिंदी भाषा और जो साहित्य है के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा अरस्तु ने। अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी विचारों के आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की जो भाष धातु है उससे हुई है, और भाष का मतलब होता है कहना या बोलना। साहित्य यानी साहित्य के इतिहास लेखन में कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई गई? यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन किया गया इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा वर्णानुक्रमी पद्धति, कालानुक्रमी, वैज्ञानिक और विधेयवादी प्रवृत्ति। लेकिन मित्रों याद रखिएगा कि सर्व प्रमुख मान्यता जिस पद्धति को दी गई है वो है विधेयवादी पद्धति। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो विधेयवादी पद्धति पर आधारित है। अगला प्रश्न, किस पद्धति में कृतिकारों का परिचय वर्णमाला के अक्षर क्रम में दिया जाता है? यानी इतिहास लेखन की वह पद्धति कौन सी है जिसमें रचनाकारों का जो जीवन परिचय है अर्थात जिनकी रचनाओं का परिचय वर्णमाला के जो अक्षरों का क्रम है उसके हिसाब से दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा वर्णानुक्रमी पद्धति। अगला प्रश्न, गारसा दे ताशी और शिव सिंह सेंगर ने कौन सी पद्धति अपनाई है? गारसा दे ताशी और शिव सिंह सेंगर ने कौन सी पद्धति अपनाई है? तो इसका सही उत्तर होगा वर्णानुक्रमी पद्धति। यानी इन्होंने अपना जो इतिहास लेखन का कार्य किया उसमें वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने साहित्य लेखन में कौन सी पद्धति अपनाई? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने साहित्य लेखन में कौन सी पद्धति अपनाई? तो इसका सही उत्तर होगा कालानुक्रमी पद्धति। और मित्रों ये कालानुक्रमी जो पद्धति है, वर्णानुक्रमी पद्धति में यानी जितने भी रचनाकार हुए उनके नाम का जो पहला अक्षर है उसी के आधार पर उनको क्रमबद्ध किया गया है, चाहे उसका जन्म आदिकाल में हुआ हो चाहे आधुनिक काल में। अब आधुनिक काल में जैसे ऐसे शुरू होने वाला कोई कवि है और आदिकाल में भी जिस कवि का नाम जैसे अमीर खुसरो है और इधर जैसे किसी कवि का नाम ऐसे शुरू हो रहा है तो दोनों को एक जगह लिखा गया है। तो ये पद्धति वर्णानुक्रमी और कालानुक्रमी यानी कवियों के जन्म के आधार पर जिस पद्धति को अपनाया गया वो कालानुक्रमी पद्धति है। अब बात करें अगले प्रश्न की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य लेखन में किस पद्धति को अपनाया या किस पद्धति का सहारा लिया? तो इसका सही उत्तर होगा विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा गारसा दे ताशी ने। और मित्रों याद रखिएगा कि गारसा दे ताशी ये फ्रेंच विद्वान है। और आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न, गारसा दे ताशी ने किस ग्रंथ की रचना की? गारसा दे ताशी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका सही उत्तर होगा इस्तवार द ला लिटरेचर
एंदुई ए हिंदुस्तानी कि गारसा द तासी ने भारतीय जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका लिखने का जो कार्य किया वह इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ में किया है। अगला प्रश्न, इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ? यानी गारसा दे तासी द्वारा लिखा गया जो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 2 भागों में। और मित्रों याद रखिएगा कि प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का जो प्रकाशन है वो 1847 ईस्वी में हुआ। और मित्रों इससे संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? यानी हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। और इसके लेखक, इस ग्रंथ के रचयिता शिव सिंह सेंगर है। मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। अगला प्रश्न, शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ का या शिव सिंह ग्रंथ सरोज ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1883 ईस्वी में। मित्रों याद रखिएगा कि शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ और इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम कवियों और लेखकों को काल क्रम से वर्गीकृत किया गया है? यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम कवियों और लेखकों का जो जीवन परिचय है उसको कालक्रम में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सर्वप्रथम कालक्रम विभाजन का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, सर जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? सर जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है उसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1888 ईस्वी में। और मित्रों प्रत्येक ग्रंथ का नाम, उसके रचयिता का नाम और उसकी एक प्रकाशन की तिथि जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आजकल कूट भाषा के जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें मिलान करने वाला या असंगत का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, मिस्र बंधुओं द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ की रचना कितने भागों में हुई है? यानी मिस्र बंधुओं द्वारा रचित ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद की रचना कितने भागों में हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 भागों में। मित्रों एक तो इसके ग्रंथ की रचना कितने भागों में हुई है और एक प्रकाशन, इन दोनों को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो इसकी यानी इस ग्रंथ की जो रचना है वो 4 भागों में हुई है। अगला प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ और कितने भागों में? तो मित्रों मिस्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ, और यानी रचना 4 भागों में और प्रकाशन 2 भागों में हुआ। तो आप याद रखिएगा प्रथम 3 जो भाग है उनका प्रकाशन 1913 ईस्वी में और जो चौथा भाग है उसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ का प्रकाशन 2 भागों में हुआ, 1913 और 1934। अगला प्रश्न,
मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया गया है? मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 5000 कवियों का। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के रूप में जो लिखा गया ग्रंथ है उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से लिखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से। यानी सर्वप्रथम ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। और इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन सर्वप्रथम 1929 में, और किस में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। अब बात करें मित्रों अगले प्रश्न की, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और मित्रों याद रखिएगा कि यह ग्रंथ 1938 में प्रकाशित हुआ था। यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया, और इसके प्रकाशन की बात करें तो 1938 में इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। और मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है इसका प्रकाशन 1965 में हुआ। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन लिखा उसमें हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 भागों में। और मित्रों याद रखिएगा जो प्रारंभिक और 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो प्रारंभिक काल, एक मध्य काल और एक आधुनिक काल। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है? यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में, और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, में हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया वो कितने भागों में है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 भागों में। और मित्रों सबसे ज्यादा विभाजन करने वाले, काल विभाजन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में विभाजन किया है, जिसकी हम आगे वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया वो कितने भागों में है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 भागों में। और मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई है। इन्होंने यानी हर जो 4 कालों में बांटा है, या हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, तो इन्होंने दोहरा नामकरण अपनाया है, यानी 2-2 नाम निकाले हैं। तो मित्रों बात करें पहले आदिकाल। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, और आदिकाल का इन्होंने समय संवत 1050 से 1375 तक माना है। अब बात करें दूसरा काल है उसका इन्होंने क्या नाम निकाला? तो पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दूसरे काल को पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल नाम दिया। और अब बात करें कि जो पूर्व मध्यकाल है इसकी समय सीमा क्या रही? तो संवत 1375 से लेकर के 1700 तक।
तीसरे काल की बात करें तो उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल को आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है। इन्होंने उत्तर मध्यकाल नाम भी दिया और रीतिकाल नाम भी दिया। और रीतिकाल की चर्चा करें कि रीतिकाल का समय सीमा क्या है, तो संवत 1700 से लेकर के संवत 1900 तक। और मित्रों, अब इनके द्वारा विभाजित किया गया जो चौथा काल है वो है आधुनिक काल। और आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है। और गद्य काल की समय सीमा की बात करें तो संवत 1900 से अब तक आधुनिक काल है। और मित्रों, याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में सर्वाधिक जिस ग्रंथ की सहायता ली वह है मिस्र बंधु विनोद। यानी मिस्र बंधु विनोद से इतिहास ग्रंथ में इन्होंने सहायता ली है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा चारण काल। यानी इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। अगला प्रश्न, आदिकाल को संधिकाल चारण काल किसने कहा? यानी आदिकाल को संधिकाल चारण काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? यानी मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आरंभिक काल। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शंभू को। और मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसका प्रारंभ 693 ईस्वी से माना है, यानी 7वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा अलंकृत काल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, नहीं रीतिकाल कहा है। अगला प्रश्न, रीतिकाल को कलाकाल कहकर किसने पुकारा है? यानी रीतिकाल को कलाकाल कहकर किसने पुकारा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और मित्रों, रसाल इनकी उपाधि है। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी। अगला प्रश्न, सरहपा को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? सरहपा को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन व डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्य या पुंड को। अगला प्रश्न, राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा सिद्ध सामंत काल। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा बीज वपन काल। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा संवत 1050 से। अगला प्रश्न, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने। अगला प्रश्न,
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा वीर काल के नाम से। अगला प्रश्न, हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी के मुसलमान कवि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा प्रसाद सिंह। बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक किसे कहा जाता है? आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी पुस्तक साहित्य को। और मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी पुस्तक साहित्य की रचना माता प्रसाद गुप्त द्वारा की गई। अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल मेनारिया। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों का वर्णन है? यानी जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा 952 कवियों का। अगला प्रश्न, आदिकाल को शून्य काल की संज्ञा किसने दी? आदिकाल को शून्य काल की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है आदिकाल, उसे आदिकाल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर नगेंद्र ने। अब हम चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न, शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद काल कौन सा रहा? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें कौन सा काल सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा? तो इसका सही उत्तर होगा वीर गाथा काल। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा गद्य काल। और मित्रों अब हम आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, यानी आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उद्योतन सूरीकृत कुवलय माल को, यानी उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवलय माल कहा को आदिकालीन साहित्य का प्रथम प्राचीनतम गद्य काव्य माना जाता है, यानी गद्य रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है, यानी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा संदेश रासक। और मित्रों याद रखिएगा कि संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान ने की थी। अगला प्रश्न, रास परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? रास परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपदेश रसायन रास से। और मित्रों याद रखिएगा कि उपदेश रसायन रास के रचयिता जिनदत्त सूरी हैं। अब हम बात करें अगले प्रश्न की,
हिंदी में नख शिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? यानी हिंदी में नख शिख एडी से लेकर चोटी तक जो वर्णन किया जाता है उस श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राउल वेल से। और मित्रों याद रखिएगा कि राउल वेल की रचना रोड़ा कवि द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार डिंगल भाषा का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? यानी राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश लिखने वाले मोतीलाल मेनारिया के अनुसार डिंगल भाषा का सबसे पहले प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा बांकीदास की कुकवि बत्तीसी में। मित्रों अगर आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि कुकवि बत्तीसी के रचयिता कौन है तो इसका सही उत्तर होगा बांकीदास। और बांकीदास की जो कुकवि बत्तीसी है इसमें मोतीलाल मेनारिया के अनुसार सर्वप्रथम यानी सबसे पहले डिंगल भाषा का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के जो तृतीय प्रकरण है को किस नाम से पुकारा है? या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा वीर गाथा काल। और मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक मानी है। अगला प्रश्न, आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। और मित्रों याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो की रचना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि चंदबरदाई द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? यानी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टोड। मित्रों पृथ्वीराज रासो के संबंध में 3 प्रकार की धारणाएं हैं। एक तो प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, दूसरे अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान और तीसरे अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विचारक। तो मित्रों अगर आपसे प्रश्न सीधा पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं या निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक नहीं मानता, तो 3 तो ये दे देंगे, इसके अलावा चौथा नाम अलग से होगा। तो इसलिए आप पृथ्वीराज रासो को जो प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं उनके नाम अच्छे से याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टोड। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास, डॉक्टर बुलर और गौरीशंकर हीराचंद ओझा। मित्रों एक तो नाम है श्याम सुंदर दास जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, दूसरा नाम है श्यामल दास। आप इनमें यानी किसी प्रकार से मतभेद यानी आपके दिमाग में इस प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि श्यामल दास या श्याम सुंदर दास। और दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज को एक तरफ तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार करते हैं तो दूसरी ओर वे इसे अप्रमाणिक भी मानते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जिन विजय। यानी पृथ्वीराज रासो को
हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न, पद्मावती समय और कैमास वध घटनाओं का संबंध किस काव्य से है? पद्मावती समय और कैमास वध घटनाओं का संबंध किस रचना से है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो से। अगला प्रश्न, शिव सिंह सेंगर ने छप्पे छंद का राजा किसे कहा है? यानी शिव सिंह सेंगर ने किसे छप्पे छंद का राजा कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंदबर दाई को। अगला प्रश्न, आल्हा और उदल दो क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन किसमें है? आल्हा और उदल दो क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन किस रचना में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा परमाल रासों में। और मित्रों याद रखिएगा कि परमाल रासों की रचना जगनिक ने की थी। मित्रों याद रखिएगा कि परमर्दी देव यानी चंदेल शासक परमर्दी देव के दो वीर सैनिक आल्हा और उदल ने जब वीरता का परिचय दिया था, उन्हीं की वीरता का वर्णन परमाल रासों में जगनिक द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, परमाल रासों को सर्वप्रथम आल्हा खंड के नाम से किसने प्रकाशन करवाया था? यानी परमाल रासों को सर्वप्रथम आल्हा खंड के नाम से किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स एलियट ने। और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हिंदी में किस रासो काव्य को गेय मुक्तक काव्य कहा जाता है? यानी हिंदी में किस रासो काव्य को गेय मुक्तक काव्य कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बीसलदेव रासो को। और मित्रों याद रखिएगा कि बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नालय है। तो एक तो रचना का नाम और एक उसका जो रचनाकार है, इनके नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार है ना कूट भाषा का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें एक तरफ रचना दूसरी तरफ रचनाकार का नाम होगा। तो या तो आपसे सुमेलित करवाने वाला प्रश्न पूछा जाएगा या फिर प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा असंगत है। तो मित्रों अजमेर के जो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से प्रसिद्ध राजा, जिन्हें बीसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, और इस उनके दरबारी कवि नरपति नाहले ने विग्रहराज चतुर्थ और उनकी रानी राजमती के बीच में मतभेद हो जाने के कारण से विग्रहराज चतुर्थ अपनी रानी से नाराज होकर जब उड़ीसा चले जाते हैं, उसका वर्णन बीसलदेव रासों में किया गया है और ये गेय मुक्तक काव्य है। और अगर बात करें कि नाम से ये रासो काव्य है, और रासो जो काव्य होते हैं उनमें वीरता का वर्णन होता है, लेकिन इसमें वीरता का वर्णन न देकर के ये एक श्रृंगारिक काव्य है। अब हम बात करें अगले प्रश्न की, राजमती वियोग खंड का वर्णन किस रासो काव्य में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा बीसलदेव रासों में। और मित्रों अगर बीसलदेव रासों के कुल छंदों की बात करें तो मूल रूप से इसमें 128 छंद हैं, लेकिन कुछ जगह 125 छंद भी दिए हुए हैं। तो मित्रों आप याद रखिएगा कि बीसलदेव रासों में कुल छंदों की संख्या 128 है। अगर 128 वाला ऑप्शन नहीं मिले तो आपको फिर 125 वाला ऑप्शन चुनना होगा। अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की, पृथ्वीराज रासों को सर्वप्रथम किसने विवादास्पद घोषित किया? यानी चंदबर दाई द्वारा रचित रचना पृथ्वीराज रासों को सर्वप्रथम किसने विवादास्पद घोषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1875 में डॉक्टर बुलर द्वारा। मित्रों याद रखिएगा कि सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासों को विवादास्पद घोषित करके डॉक्टर बुलर ने इसके प्रकाशन पर रोक लगवाई थी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों को बिल्कुल अनैतिक ग्रंथ किसने कहा है? पृथ्वीराज रासों को सर्वप्रथम किसने बिल्कुल अनैतिक ग्रंथ कहा
है? तो इसका सही उत्तर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। अगला प्रश्न, किस आदिकालीन रासो काव्य में प्रथम 12 मासों का वर्णन मिलता है? यानी वह कौन सी आदिकालीन रासो काव्य है जिसमें पहली बार 12 मासा वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा बीसलदेव रासो में। अगला प्रश्न, आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे? यानी आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? यानी विद्यापति ने किस रचना को कहानी कहकर के पुकारा है? तो इसका सही उत्तर होगा कीर्ति लता को। अब हम चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की। विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली भाषा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? यानी हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो को। और मित्रों याद रखिएगा कि अमीर खुसरो के गुरु की अगर चर्चा की जाए तो इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, गोरखबानी रचना के संपादक कौन है? गोरखबानी रचना के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल। और मित्रों याद रखिएगा कि गोरखबानी रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ की रचनाओं और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का इसमें वर्णन है। अगला प्रश्न, आदिकालीन रचना भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? आदिकालीन रचना भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा धनपाल। अगला प्रश्न, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? यानी जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू ने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा पवुम चरियु। मित्रों आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि पवुम चरियु की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू। और आप याद रखिएगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू को। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और मित्रों हिंदी साहित्य का पहला जो काल है उसे आरंभिक काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रासक शब्द से। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति को। अगला प्रश्न, देसिल बहना सब जन मीठा ते तेसन जप हो अवहट्टा, ये पंक्ति किसकी है? देसिल बहना सब जन मीठा
ते तेसन जपहो अवहट्टा, ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति की। मित्रों याद रखिएगा कि विद्यापति ने अपनी भाषा को यानी अवहट यानी विद्यापति की जो कीर्ति लता है उसकी भाषा की बात करें तो उसकी भाषा अवहट यानी अपभ्रंश मानी जाती है। अब हम चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भट्ट केदार। अगला प्रश्न, अपभ्रंश व्याकरण शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? अपभ्रंश व्याकरण शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हेमचंद्र। अगला प्रश्न, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए शियार, यह पंक्ति किस कवि की है? कि 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए शियार, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा जगनिक की। और काव्य की बात करें तो ये परमाल रासों की पंक्ति मानी जाती है और परमाल रासों के रचयिता जगनिक थे। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों को शुक सुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? यानी पृथ्वीराज रासों को शुक सुवी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मित्रों याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानी है। अगला प्रश्न, मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासों की। अगला प्रश्न, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? यानी आदिकाल का अधिकतम जो साहित्य है वह भारत के किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान से। मित्रों याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, चाहे खुमान रासो, यानी ज़्यादातर जो रासो साहित्य है वो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शुद्ध श्रृंगारी कवि। अब हम बात करें आज के अगले प्रश्न की। और मित्रों आज के इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की, राजस्थानी भाषा में कौन सा रासो ग्रंथ रचित है? यानी राजस्थानी भाषा में कौन सा रासो ग्रंथ रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा खुमान रासो। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और हमारी इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल यानी अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।